आपको भी लगता है कि आपके पैसे बैंक में सेफ है, आपने 10, 20, 30 लाख रुपए बैंक में कैश रखे हैं और आप सोचते हैं कि बैंक कुछ भी हो जाएगा और मेरे पैसे वहाँ पे सेफ रहेंगे, तो आप गलत है। बैंक अपने पास सिर्फ 3% कैश ही रखता है, बाकी सब वो इन्वेस्ट करता है, लोन देता है दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो आपका पैसा वहाँ पे यूटिलाइज होता है। हम अपने पैसे बैंक में रखते हैं तो बैंक कैसे पैसा कमाती है, तो आपको कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन हुआ होगा। बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन सी बैंक सेफ है, कौन सी बैंक सेफ नहीं है, अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो आप कैसे उससे बच सकोगे, बैंक आपके पैसे को कैसे यूज करती है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, बैंकिंग के कितने कैसे कैसे मिथ्स होते हैं, बैंक कैसे पैसा कमाती है और कौन सी बैंक अच्छी होती है और कौन सी बैंक अच्छी नहीं होती, और आप बैंकिंग फेलियर से अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं। हम देखेंगे कि अगर सारे बैंक के कस्टमर्स अगर अपने पैसे उठाने जाए बैंक में तो बैंक के पास कितने पैसे होंगे। आप ये ट्रूथ जान के शॉक हो जाओगे कि बैंक के पास अराउंड 3% से 5% तक ही कैश होता है, बाकी सब उनका इन्वेस्टमेंट होता है, लोन फंड थ्रू सब कुछ। आपके जो भी पैसे है वो सिर्फ डिजिटली आपको फोन में दिखते हैं। अगर सारे कस्टमर बैंक से विड्रॉल लेने जाएंगे तो बैंक के पास उतने कैश होंगे ही नहीं। दूसरे में कि गवर्नमेंट सारी बैंक जो भी फेल हो जाती है, डिफॉल्ट कर जाती है, तो उसको सेव कर लेगी, तो उसको बचा लेगी। तो ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट सिर्फ बड़ी बड़ी बैंक को बचाती है, जैसे यस बैंक को बचाया था, और बड़ी बड़ी जो छोटी बैंक होती है वो डिफॉल्ट कर जाती है और आपके पैसे वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा है, आपने कैश रखे हैं, एज पर RBI रूल आपको 5 लाख तक ही कैश मिलते हैं वापस, बाकी तो आपके सारे पैसे बैंक में चले जाएंगे। तीसरा मीथ है कि आपको हायर FD में रिटर्न मिल रहा है तो बैंक अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता है। अच्छी बैंक हमेशा कम रिटर्न देती है FD में। जो भी बैंक आपको FD में रिटर्न ज़्यादा देगी तो वो हो सकता है कि उस बैंक में कोई गड़बड़ है उसको, तो वो कभी भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो अच्छे रिटर्न के पास मत जाए, आपका रिटर्न अगर कम हो तो भी चलेगा, बट वो बैंक अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मीथ होता है कि अगर कोई भी बैंक डिफॉल्ट कर जाती है तो आपको सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। RBI की रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी कस्टमर का एक अकाउंट है एक बैंक में तो उसको मैक्सिमम 5 लाख तक उसको अपने पैसे रिटर्न मिलेंगे। उससे ज़्यादा अगर किसी भी बैंक में पैसे रखे हैं तो वो अगर डिफॉल्ट करती है तो आपको सारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सबको जानना जरूरी है। तो आप बहुत सारे पैसे कैश में बैंक में मत रखें। हम जानेंगे कि बैंकिंग सिस्टम वर्क कैसे करती है। सबसे ऊपर रहता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक होता है। उसके नीचे आता है शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक्स, NBFCs एंड पेमेंट बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स में कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। नॉन शेड्यूल में अर्बन, स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट बैंक, लोकल कोऑपरेटिव सेविंग बैंक्स। और NBFC में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो फाइनेंस करती है, बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज होती है वो बहुत ही कम होती है, जनरली फाइनेंस के रिलेटेड होती है। और पेमेंट बैंक्स स्मॉल डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज देती है। हम ऊपर से थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं। RBI बेसिकली क्या करता है, RBI मनी सप्लाई करता है। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा मनी प्रिंट करनी है तो वो RBI थ्रू होगा, वो कोई और बैंक नहीं कर सकती। RBI सारी बैंक को कंट्रोल करता है। इंडिया में जो भी बैंक है, डिजिटल पेमेंट्स की जो सर्विसेज होती है वो RBI से रेगुलेट होती है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो RBI ही लेगी। जो भी करेंसी प्रिंट होती है तो उसके रिगार्डिंग जो भी रेगुलेशंस एंड कंट्रोलिंग है वो सब RBI के हाथ में है, वो किसी और बैंक के हाथ में नहीं है। और किसी बैंक को अगर लाइसेंस देना है तो वो RBI से ही अप्रूव होना चाहिए, तो वो RBI उसको अप्रूव करती है। शेड्यूल बैंक, तो शेड्यूल बैंक के बारे में अगर हम देखेंगे तो वो सब बड़ी बड़ी बैंक होती है। तो ये सबसे सेफ बैंक होती है। कमर्शियल बैंक आती है। कमर्शियल बैंक में अगर हम एग्जांपल देखें तो SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, यूनियन बैंक है, कनारा बैंक है। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो HDFC है बड़ी, ICICI है, एक्सिस है, कोटक बैंक है। फॉरेन बैंक्स जो HSBC है, सिटी बैंक है, एंड अदर बैंक्स जो फॉरेन रिलेटेड ट्रांजेक्शन को मैनेज करती है। लास्ट है शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स। वो
थोड़ी सी रिस्की होती है, उसमें अगर डिफॉल्ट कर जाए, वो छोटी बैंक होती है तो उसको आरबीआई मतलब सेव नहीं करती। अगर बहुत ज़्यादा लोन किसी बैंक ने दे दिया है तो वो डिफॉल्ट कर जाएगी, ओके, बैंकरप्ट हो जाएगी। सो आपको मैक्सिमम 5 लाख तक ही पैसे वापस मिलेंगे, उससे ज़्यादा पैसे आरबीआई आपको वापस नहीं दिला सकती। शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हम देखेंगे तो कल्याण जनता शक्ति बैंक दूसरी है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। सो ये जनरली क्या करती है, लोकल फार्मर्स और रूरल एरिया में जो छोटी फैमिलीज होती है और जो छोटे बिजनेसेस होती है उसको लोन्स प्रोवाइड करती है, ओके, माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करती है। उसकी ब्रांचेस कम होती है और छोटी होती है इन कंपेयर टू लार्ज बैंक्स। सो आपका लोन का प्रोसीजर भी वहाँ पे इजी होगा, आपकी लोन इजीली प्रोसेस हो जाएंगी। सो लोकल बैंक में अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो कोस्टल लोकल बैंक एरिया, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के नाम से आपको अगर बैंक दिखती है तो वो लोकल बैंक होगी। सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी इसी में आती है, एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। सो स्मॉल सिटी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स वो नॉन शेड्यूल बैंक्स होती है। और तीसरी है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वो भी नॉन शेड्यूल कैटेगरी में आती है। तो तीसरी कैटेगरी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में क्या होता है कि ये इसमें बहुत सारे बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज नहीं होती, इसमें जनरली फाइनेंस के रिलेटेड जो लोन्स प्रोवाइड करती है उसके रिलेटेड ही सारी सर्विसेज होती है, जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, फाइनेंस, व्हीकल, होम, गोल्ड लोन, माइक्रो फाइनेंस करती है किसी बिजनेस को, परचेसेस करती है, एसेट में इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी देती है। इसकी कोर बिजनेस में नॉन बैंकिंग होता है बट फाइनेंशियल सर्विसेज होता है। वो बैंकिंग सर्विसेज कम होती है और फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादा होती है। सो हम एग्जांपल देखेंगे तो बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, टाटा कैपिटल है। सो ये सब नॉन फाइनेंस और टाटा कैपिटल ये सब एनबीएफसी होती है। सो लास्ट कैटेगरी है पेमेंट बैंक। सो पेमेंट बैंक्स में क्या होता है कि वो आपका सेविंग अकाउंट ओपन कर सकती है, यूपीआई एनईएफटी ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कर सकती है, डेबिट कार्ड इश्यू कर सकती है और बिल पेमेंट के रिलेटेड जो भी सर्विसेज है सो वो सर्विसेज दे सकती है, फास्टैग इंश्योरेंस कर सकती है एंड एक्ट एज अ पेमेंट फैसिलिटी। सो वो उसका मेन कोर सर्विसेज क्या होता है कि वो पेमेंट के रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सके, जैसे पेटीएम है, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये एग्जांपल है पेमेंट बैंक्स के। सो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कि बैंक पैसा अर्न कैसे करती है। तो हम देखेंगे कि बैंक कैसे पैसा अपना ग्रो करती है और वो भी हमारे पैसे जो हम अपने पैसे रखते हैं बैंक में, तो उसी पैसों से वो कैसे ग्रो करती है और कैसे पैसे ज्यादा अर्न करती है। पहला है इंटरेस्ट डिफरेंस। सो बैंक अगर हमारे पैसे कैश में बैंक में रखे तो वो हमें 2-3% इंटरेस्ट देती है। इन अदर हैंड कि अगर हम लोन लेने जाए, पर्सनल लोन, होम लोन, कुछ भी, तो हमें 8-9% मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगी। तो वो जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है उसमें वो सबसे ज्यादा अर्न करती है। दूसरा है लोन टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट। सो बैंक का कोर बिजनेस है लोन देने का, तो वो लोन किसको देती है, तो लोन के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो हम देखेंगे कि ट्रिपल ए रेटेड कंपनी को 5, 6 या 7% में भी लोन मिल जाता है। तो ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज कौन सी होती है, जो बहुत बड़ी होती है, जिस फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, जैसे कि रिलायंस है और दूसरी बड़ी कंपनीज, उसको लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट में मिल जाता है। लार्ज बिजनेस लोन, तो बड़े बिजनेस को वो भी 10-12% इंटरेस्ट पे लोन देती है। तीसरा है स्मॉल बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, 8 से 12% इंटरेस्ट पे वो गोल्ड लोन देती है। होम लोन भी सेम है, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन। सो पर्सनल लोन में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो आप ट्राई करें कि पर्सनल लोन कभी भी ना ले। आपको बहुत सारे कॉल आएंगे अभी जो मार्केटिंग करती है बैंक्स। सो आपको पर्सनल लोन के लिए बहुत सारे कॉल आते हैं, उसमें मिनिमम 13-14% इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलते हैं। तो वो सब अवॉइड करें क्योंकि उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, आप भी रीपेमेंट नहीं कर सकोगे और आप डेट में चले जाओगे। और लास्ट है क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट। सो क्रेडिट कार्ड में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वो चार्ज करती है। वो वेरी करता है डिफरेंट बैंक पे, बट वो अराउंड 40% पर ईयर होता है और वो भी कंपाउंड होता है। कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड को आप पेमेंट ड्यू मत रखना और क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉ मत करना, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बैंक्स चार्ज करती है। थर्ड है फीस एंड चार्ज। तो फीस एंड चार्ज में एटीएम की फीस हो गई, कार्ड की एनुअल फीस हो गई, लोन प्रोसेसिंग फीस है, अकाउंट सर्विसेज फीस है एंड पेनल्टीज है। सो उससे भी बैंक अर्न करती है। एंड सेलिंग एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके जो कमीशन चार्जेस होते हैं
उसमें वो अर्न करती है, जैसे कि इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, डीमैट सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। सो उसमें उनका कमीशन होता है, तो उसके थ्रू भी वो अर्न करती है। हमारा और एक क्वेश्चन है कि हम कैसे अच्छी बैंक को ढूंढें और कैसे बुरी बैंक को आइडेंटिफाई करें। तो अच्छी बैंक की क्या क्वालिटीज होती है और बुरी बैंक की क्या क्वालिटीज होती है। गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, लोन की क्वालिटी अच्छी होती है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसका कस्टमर ट्रस्ट अच्छा है, और एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर नहीं कर रही है। ओके, तो उसका कैपिटल भी स्ट्रांग है, उसकी मार्केट कैप भी ज़्यादा है, तो वो स्ट्रांग बैंक होगी। सो बैड बैंक कौन सी होती है? जो बैड लोन्स देती है। कई सारे लोग हमारे देश में बड़े बड़े लोन लेके भाग जाते हैं लंदन, तो वो बैड लोन्स होती है। ओके, तो वो ऐसी लोन लेने वाली जो भी बैंक होती है, तो वो हम बैड कैटेगरी में ऐड करेंगे। उस बैंक से हमें दूर रहना है, या फिर हमारी जो कैश रखने की लिमिट है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट, आरबीआई अगर किसी बैंक में विड्रॉल फीस कर देती है तो वो भी अच्छी बैंक नहीं होगी। और हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट में उसका इन्वेस्टमेंट है, तो बैंक जैसे हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट करती है, तो इन्वेस्टमेंट में उसको रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर बैंक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में इन्वेस्ट करती है जिसमें उसका कैपिटल ही ग्रो नहीं हो रहा है, तो वो भी अच्छी बैंक नहीं है, वो कभी भी डिफॉल्ट कर सकती है इन फ्यूचर। हमने बहुत कुछ जान लिया है बैंकिंग के रिलेटेड, आपको थोड़ा डर भी लगा होगा, बट अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि बैंक डिफॉल्ट करती है। रिसेंटली हमने इंडिया में भी केस देखा था, यस बैंक के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि वो डिफॉल्ट करने की कगार पे आ गई थी, तो आरबीआई ने उसको सेव कर लिया। बट ऐसी चीज सब बैंक के साथ नहीं होती। तो अच्छी बैंक के एग्जांपल्स है एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस। ये सारी बैंक के जो फंडामेंटल एंड मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, और उसका कैपिटल भी बहुत ही ज्यादा है, ट्रस्ट बेस भी ज्यादा है। और हम ग्लोबली देखें तो स्विट्जरलैंड, यूएसए, सिंगापुर, कनाडा, यहाँ पे भी अच्छी अच्छी बैंक्स है जिसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर हम बैंकिंग फेलियर देखेंगे तो इंडिया में यस बैंक की 2020 में क्राइसिस हुआ था, पीएमसी बैंक में 2019 में फेलियर हुआ था, आईसीआईसीआई एंड वीडियोकॉन लोन स्कैंडल एंड एचडीएफएल। और अगर हम ग्लोबली देखें तो लेमन ब्रदर क्राइसिस जो 2008 में हुआ था, सबको पता है, तो वो एक एग्जांपल है। सिलिकॉन वैली बैंक 2023, ग्रीस बैंकिंग क्राइसिस 2015, वेनेजुएला एंड जिम्बाब्वे, वहाँ पे तो हाइपर इन्फ्लेशन के हिसाब से बैंक ही फेल हो गई थी और करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही थी। ये एग्जांपल है, ये चीज़ें पास्ट में हुई है, हमारी कंट्री में भी हुई है और दूसरी कंट्री में भी हुई है। सो हम मोटा मोटी देखें तो हमारे पैसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड बैंकिंग फेलियर से कैसे बच सकते हैं। पहला रूल है, आप अपने सारे पैसे एक ही बैंक में मत रखें। अगर आपको 10-20 लाख कैश रखना है तो आप 4 बैंक सिलेक्ट करें और 4 बैंक में 5-5 लाख डिफरेंट बैंक में रखें, तो आपको और अकाउंट के हिसाब से अगर कुछ होता है ऐसा तो आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। मैक्सिमम 5 लाख तक अपने पैसे इन द कैश किसी भी बैंक में रखें, इंक्लूडिंग एफडी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि 5 लाख मैंने कैश रखा, 5 लाख एफडी में रखा, ओके, तो वो टोटल 10 लाख हो जाएगी। तो 5 लाख मतलब इंक्लूडिंग एफडी, तो आपके अगर 2.5 लाख की एफडी है और 2.5 लाख कैश है तो वो टोटल मिला के 5 लाख होना चाहिए। ओके, थर्ड रूल है कि स्ट्रॉन्ग बैंक को ही चुने। एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो गवर्नमेंट बैंक है, तो आप ट्राई करें कि अच्छी बैंक में ही अपना अकाउंट खोले और अपने पैसे वहाँ पे सेव करें। ज़्यादा इंटरेस्ट के पीछे मत भागो और अवॉइड करें कि हाई एफडी रेट आपको मिल रहा है किसी बैंक में, तो वहाँ पे मे बी रिस्क होगा, तो वो रिस्की लोन्स देती होगी, तो उससे भी बचे कि ऐसी बैंक्स में आप मत रखें अपने पैसे और एफडी भी मत कराएं। और अगर कराए तो मैक्सिमम 5 लाख तक ही अपनी एफडी हो। लॉन्गर एफडी को भी अवॉइड करें। एफडी का टर्म 5 साल से ज़्यादा है तो आप उसको अवॉइड करें। आप कम से कम अगर एफडी का लॉक इन पीरियड हो तो वो ही अच्छा है। और सबसे बेटर वे कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो आपके पास अगर ज़्यादा कैश है तो उसको अच्छे एसेट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर। सो बैंकिंग की सही समझ हर एक सिटीजन को होनी चाहिए, और अगर आपके पास सही समझ होगी तो आप कल के नुकसान से बच सकोगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। और कोई डाउट या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।